आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज थोड़ा-सा लेट हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और आज हम जो बात करने वाले हैं, उसके लिए मैं शुरुआत करूँगी कि हमारे एक पेशेंट हैं, उनका बहुत अच्छा एक डायलॉग है कि कैंसर को कर दो सेंसर, कि कुछ ऐसा करें कि हम कैंसर को ख़त्म ही कर दें। और जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना ने क्या किया कि हम सबको एक ऐसी स्टेज पे पकड़ लिया, जहाँ हम लोग सब उसके बारे में जागरूक नहीं थे, अवेयर नहीं थे। तो क्योंकि हम जागरूक और अवेयर नहीं थे, तो हमें बहुत समय लगा, अभी भी लग रहा है ये समझने में कि इसको आप कैसे इलाज करना है, कैसे इससे डील करना है। तो हमारा जो आज सैटरडे मॉर्निंग आप सबके साथ जो समय बिताने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। ये कैंसर को प्रिवेंट करने के, कैंसर से बचने के क्या तरीके हैं, कैंसर है क्या, कितना इससे भयभीत होने की ज़रूरत है, इन सब जानकारियों के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनीता गोयल है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैक्स शालीमार बाग में हूँ। हम जब भी किसी लंबी यात्रा पे निकलते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं, सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि सावधानी हटते ही दुर्घटना हो जाती है। ये जो लाइफ का हाईवे है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ। अगर हमारा शरीर, हमारा हेल्थ, हमारी सब चीज़ें ठीक है, तो सब चीज़ें ठीक है। आजकल हम हमेशा बात करते हैं कि लोग कॉन्शियस रहने लगे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी में। मेरा ये कहना है कि जो भी इंसान हेल्थ कॉन्शियस है, उसको आज के समय में कैंसर के बारे में भी जागरूक रहने की, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। रिसेंटली इसी हफ्ते में मंडे को मेरे पास एक लेडी आई, जो कि सोनीपत से आई थी, और उनकी ब्रेस्ट में एक छोटी-सी गाँठ थी। उनकी उम्र करीब 70 साल थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गाँठ इतनी छोटी है, मुझे उनकी मदद लेनी पड़ी वो गाँठ ढूँढने में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा, जो आप फ़ौरन यहाँ आ गई इतनी अर्ली स्टेज में? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैंने सुना भी था कि 50 साल की उम्र के बाद अगर ब्रेस्ट में कोई गाँठ हो, तो उसमें कैंसर होने का डर रहता है, तो मुझे लगा मैं अपना चेकअप करा लेती हूँ। तो आज जो हमारा पर्पज़ है, वो हमारा पर्पस सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस ही है। डर के छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं, हम सबको उसके बारे में जागरूकता रखनी ज़रूरी है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि नहीं, मैं तो 20 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ। तो हम ये समझ लें कि इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, एनीवन एंड एवरीवन इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑल काइंड ऑफ डिजीज़ेज़ इंक्लूडिंग कैंसर। जो मैसेज है, वो मैसेज है कि भई हम उनसे कैसे बचें, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर है, प्रॉब्लम है, तो हम उसको बिल्कुल शुरुआत के लक्षणों में उसको कैसे पकड़ लें। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी फैमिली में नहीं था, तो हम ये समझ लें कि सिर्फ 5 से 10% कैंसर्स होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, मेजॉरिटी कैंसर्स फैमिली में रन नहीं करते हैं। सिर्फ अपनी फैमिली हिस्ट्री से हम रीअश्योर्ड नहीं हो सकते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है कि ट्यूमर और कैंसर क्या फ़र्क है। देखिए, सपोज़ कोई हाथ पे गांठ हो जाती है, मुंह के अंदर छाला हो जाता है, हर चीज़ कैंसर नहीं है। कैंसर वो गांठें होती हैं जो रुकती नहीं हैं, जो बढ़ती जाती हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है स्प्रेड होने की, उनको हम कैंसर कहते हैं। सारी गांठें कैंसर की नहीं होती। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कोई भी सवाल हों, तो वो अपने चैट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। हम इस सेशन के एंड में वो सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली आते हैं सामने, मैंने उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे लोग पूछते हैं कि क्या कैंसर बढ़ रहा है और उसका क्या कारण है। कैंसर बढ़ रहा है, ये एक सच्चाई है। कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए दोषी भी हम ही हैं। हमने ही अपने एनवायरनमेंट को खराब बनाया है, चाहे वो हमारा पर्सनल एनवायरनमेंट है, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन करके, चाहे हम हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो एक कारण है, या जो हमारा खाना पीना अच्छा नहीं रहा, हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगे, वो एक कारण है, या वो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें पेस्टिसाइड्स और पोल्यूशन है, वो भी एक कारण है कैंसर के बढ़ने का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी भी देना चाहूँगी कि आप सबको एक इतना आइडिया होना चाहिए कि जेंट्स लोगों में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं और लेडीज़ में कौन से कॉमन कैंसर्स हैं।
इंडिया की बात करें तो जेंट्स में जो कॉमन कैंसर्स हैं वो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर जिसको हम लंग कैंसर कहते हैं, या बड़ी आंत का कैंसर जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, या प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब कैंसर्स कॉमन होते हैं। जो लेडीज होती हैं उनमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। उनमें जो उनके स्पेशल अंग होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, आजकल हम जीभ का कैंसर और गॉल ब्लैडर का कैंसर भी लेडीज में देख रहे हैं। एक सरप्राइजिंग चीज जो सामने आ रही है आजकल, जो हम ओपीडी में देख के बड़ा हैरान रहते हैं, वो है फेफड़े का कैंसर या लंग कैंसर। वो भी ऐसी फीमेल्स में, ऐसी लेडीज में होना जिनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है स्मोकिंग की। यहाँ तक कि कोई पैसिव स्मोकिंग की हिस्ट्री भी नहीं है कि कोई घर में स्मोक करता हो। तो शायद वो हमारे पॉल्यूशन और पेस्टिसाइड से रिलेटेड कैंसर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा और मैं बार बार इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको रिमाइंड करती रहूंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेज। हम सब ने प्रयास करना है कि कैंसर से बचे रहें। अगर हो तो हम उसको इग्नोर नहीं करके स्टेज 1 में पकड़ें, एकदम अर्ली स्टेज में पकड़ें। कल जैसे मेरे पास एक लेडीज आई जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था, उनको कुछ वेट लॉस हुआ, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, तब एक अल्ट्रासाउंड हुआ और बच्चेदानी में पता चला कि झिल्ली जो है वो मोटी हो गई है। उसका उन्होंने आगे टेस्ट कराया तो उसमें कैंसर निकला। पर जब ऑपरेट हुआ है तो कैंसर जो डायग्नोज हुआ है वो स्टेज 1A में हुआ है। 1A मतलब स्टेज 1 की भी शुरुआती स्टेज। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब हमारे ठीक होने का क्या चांस है? मैंने कहा आप ठीक हो गए। तो ये जो कैंसर जो हम अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं उनके ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, बजाय इसके कि जो कैंसर्स हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में पकड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम जांच कराने में ही डरते रहते हैं। मैं अपने ही घर का एग्जांपल दूंगी। मैंने देखा कि मॉम का कुछ वेट लॉस हो रहा है, मैंने उनको सजेस्ट किया कि लेट्स डू सम टेस्ट। शी सेड नहीं नहीं नहीं, तेरे से तो टेस्ट करवाना ही नहीं है, कुछ तो कुछ निकाल देंगे। आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू गो। एक और चीज़ जो अक्सर पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं बार बार वो ये कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है? ये एक भ्रांति है, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। बायोप्सी, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि हमारा कैंसर का कन्फर्मेशन होता है इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस फियर जोन, डर के बाहर निकलें और जो दिक्कतें अगर कुछ हैं तो उनको ट्रीटमेंट लें, उनको ठीक करें। ये जो फोटोग्राफ है ये नैन्सी रेगन की फोटोग्राफ है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ थी। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि इनका जो ब्रेस्ट कैंसर था स्क्रीनिंग के द्वारा वो स्टेज 0 में पकड़ा गया। मतलब स्टेज 1 से भी पहले एक स्टेज होती है, स्टेज 0। उनका ऑपरेशन हुआ, एक छोटा सा ऑपरेशन, कुछ रेडिएशन हुई और कुछ उनको हार्मोन की टैबलेट्स दी गई। 31 साल के कीमोथेरेपी की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उनका कैंसर बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ा गया था। 31 साल के बाद उनकी एक नेचुरल वे में डेथ हुई। ये इन्होंने 31 साल इतनी अच्छी जिंदगी कैसे बिताई? बिकॉज इनका कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा एकदम शुरुआत में पकड़ा गया था। ये हमारी ओपीडी की कुछ तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि कुछ मरीज हमारे साथ खड़े हैं और हर मरीज अपने हाथ से कुछ इंडिकेशन दे रहा है। वो ये बता रहे हैं कि उनको कितने साल हो गए इलाज करके ठीक हुए हुए। तो आई थिंक जो एक ये फियर है ना, उसको निकालने की जरूरत है। अगर आज आप लोग सब मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे एक सवाल पूछती कि इस फोटोग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? अगर इस फोटोग्राफ में हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक लेडी है जो काफी सारी और लेडीज को संबोधित कर रही हैं, उनसे कुछ बात कर रही हैं, और किसी के चेहरे पे कोई बहुत टेंशन, झगड़ा, एंजाइटी नहीं दिख रही है। सब लोग रिलैक्स वे में बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी ये सब पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद उनके बॉडी में क्या चेंजेस आए और उन्होंने कैसे अडेप्ट किया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बाद अपनी बीमारी से बाहर निकलने के बाद सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि डरिए नहीं, ये 6 से 8 महीने के इलाज की बीमारी है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन डर से, इलाज के डर से घर पे मत बैठे रहिए। ये एक मरीज है जिनका हमने करीब 1.25 साल पहले इलाज किया था। बच्चेदानी का कैंसर था इनको, इनकी उम्र करीब 82 साल थी। तो जब ये आई, ये थोड़ा एडवांस स्टेज में आई थी, तो मेरे ही एक साथ के मेरे एक कुलीग ने बोला कि अम्मा जी इतनी बुजुर्ग हैं, कैसे होगा इनका इलाज? बट थैंकफुली आज टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास इलाज के लिए, हमारे पास बेहतर दवाइयाँ आ गई हैं।
वो जो मूवीज में दिखाते थे ना अमिताभ बच्चन की कि बंदा वॉमिटिंग कर रहा है, बेड बाउंड है, बहुत कम पेशेंट्स में वो सिचुएशन आती है। तो ये इन्होंने अपना इलाज पूरा किया। जब ये शुरू में आई तब इतनी घबराई हुई रहती थी कि ये जो फेस पे स्माइल है ये ना स्माइल होती थी ना ये हम लोगों से कुछ बात करती थी। आज के समय में इलाज करके ठीक होने की संभावना इवन वो लोग जो बुजुर्ग हैं उनमें भी पॉसिबिलिटी देखी गई है। अक्सर लोग पूछते हैं एक सवाल कि पिछले 20 साल में अगर देखें तो क्या बदलाव आए हैं। पिछले 20 साल में बहुत बदलाव आए हैं कैंसर के इलाज में। सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव जो मैंने आपको शुरू में ही बताया वो है कि लोगों को जानकारियां हो गई हैं, लोग अवेयर हो गए हैं। खासकर ये चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है 2 कैंसर्स में, 3 कैंसर्स बल्कि मैं कहूँगी ऑब्जर्व किए। एक तो ब्रेस्ट कैंसर में, कोई गांठ हो, कोई निपल से डिस्चार्ज हो तो फौरन लेडीज अपना चेकअप करवाने के लिए जाती हैं। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में आजकल लोग अपने आप ही अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने जब नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पीएसए टेस्ट कराते हैं, अवेयर रहते हैं। और तीसरा कैंसर मैं कहूँगी मुंह के छालों, मुंह का जो कैंसर होते हैं। अक्सर मुंह के कैंसर वो लोग होते हैं जो टोबैको यूज कर रहे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे गुटखा, सुपारी, स्मोकिंग, और उनको कहीं एक मन में डर होता है कि मुझे कैंसर ना हो जाए। तो वो असले 4-4 6-6 महीने में अपना चेकअप कराते रहते हैं। खाना बंद नहीं करते वो अलग बात है, बट टेस्ट जरूर कराते रहते हैं। तो एक तो अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ गई है। ये एक सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, प्रेस मीडिया का भी अच्छा इम्पैक्ट है। हमारे पास करेक्ट तरह के टेस्ट आ गए हैं ताकि हम प्रॉब्लम को पकड़ सकें। पहले हम जब बायोप्सी करते थे तो हम मरीज को बताते थे कि कैंसर है या नहीं है। आज हम बताते हैं कि पहली चीज कैंसर है या नहीं है, और अगर कैंसर है तो किस तरह का कैंसर है। ट्रीटमेंट में बहुत बदलाव आ गए हैं। ऑपरेशन की बेटर टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होना, रोबोट के द्वारा ऑपरेशन होना। रेडिएशन की बेटर टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम आईएमआरटी, आईजीआरटी कहते हैं, जो कि बहुत फोकस्ड ट्रीटमेंट देते हैं। कीमोथेरेपी की नई दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ दवाइयाँ टैबलेट की फॉर्म्स में होती हैं, कुछ दवाइयों को हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी का एडवांटेज ये होता है कि टारगेटेड थेरेपी में पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत चेंज आया है। उस चेंज आया है वो है टीम वर्क। हम लोग सब ट्यूमर बोर्ड में बैठ के हर मरीज के बारे में जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को गो थ्रू करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस मरीज के लिए क्या इलाज होना चाहिए और उस इलाज की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको पहले ऑपरेशन चाहिए, बाद में रेडिएशन चाहिए, लेकिन कुछ और मरीज होंगे जिनको कुछ और प्रॉब्लम होगी जहाँ पहले रेडिएशन और कीमो करके फिर ऑपरेशन करने की जरूरत है। तो ये सब काम जो है कैंसर बोर्ड या ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करके करते हैं। एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी, रियल स्टोरी है। ये जो आपके सामने लेडी खड़ी हैं उनकी, इनको करीब मैंने 6 साल पहले देखा था। और इनका, शी इज़ अ वेजिटेबल सेलर, सब्जी बेचने का काम करती थी। और 2-3 साल पहले जब मेरे पास मिली मुझसे तब उसके पहले इनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ था। जब मैंने इनको देखा तब इनको दोनों पैरों में लकवा आ गया था, और वो लकवा आके भी करीब 25 दिन हो चुके थे क्योंकि इनका जो कैंसर था वो रीढ़ की हड्डी में पहुंच गया था। और मैं सोच ही रही थी कि क्या करना है। जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ करिएगा, बच्चे बहुत छोटे हैं। हम लोगों ने आपस में बात की कि 25 दिन पुराना पैरालिसिस है, कुछ हो सकता है क्या। तो जो हमारे न्यूरो सर्जन थे टीम में, उन्होंने कहा देखो इसके पैर ना हल्के फुल्के चल रहे हैं, शायद पैर की ताकत वापस आ जाए। तो उन्होंने ऑपरेशन किया तो पावर जो है 0 से 2 पे आ गई। वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि पेशेंट एटलीस्ट अपने लायक इतना हो गई कि बेड में करवट ले लें, उठ के बैठ जाएं, उस सिचुएशन में आ गए। तो हमने इनकी जो रेडिएशन की उसके बाद, वो मैं नई टेक्निक थी तभी मैं बाहर से सीख के आई थी वो टेक्निक की वजह से। उसको हम कहते हैं एसबीआरटी। एसबीआरटी में भी एक स्पेशल फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है, उससे हमने इनकी रेडिएशन की। सिर्फ 5 दिन की रेडिएशन थी और नतीजा आपके सामने है। तो इलाज में बहुत परिवर्तन आ गया है, डायग्नोसिस में बहुत परिवर्तन आ गया है। जरूरी है कि हम जहाँ तक हो सके बीमारियों के बारे में जागरूक रह के उनको अर्ली स्टेज में पकड़ें। मैं आपको एक ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में हमारे पास कैंसर का पूरा डिपार्टमेंट है। कैंसर के सभी तरह के कैंसर्स के इलाज की पूरी सुविधा है। एक टीम है, कुछ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर की सर्जरी करते हैं, एक टीम है जो रेडिएशन थेरेपी देखती है, और एक टीम है जो कि कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स की टीम है। तो यहाँ पे सभी तरह के कैंसर के आधुनिक इलाज हमारे पास हैं। ये हमारी रेडिएशन डिपार्टमेंट की एक फ़ोटो है, मैं क्योंकि रेडिएशन की डॉक्टर हूँ
तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक आधुनिक मशीन है जिससे हम बिल्कुल फोकस्ड रेडिएशन कर चुके हैं। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ क्योंकि मैं रोज़ तरह-तरह के लोगों से मिलती हूँ, उनसे इंस्पायर होती हूँ। ये एक और इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज करने के बाद लोग सिर्फ बेड बाउंड रह जाते हैं या वो कुछ उनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन तो आता है, पर परिवर्तन अच्छे के लिए आता है। ये जो लेडी आपको दिख रही हैं, जो कि मैराथन में भागती हुई दिख रही हैं, ऊपर से स्काई जंपिंग कर रही हैं, ये जो है इनको 2 कैंसर्स हो चुके हैं। पहले बड़ी आँत का कैंसर था, उसके बाद इनको बच्चेदानी का कैंसर हुआ और इनको धीरे-धीरे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि इनको अपना लाइफ़स्टाइल बेटर करने की ज़रूरत है, ताकि ये इन सब चीज़ों से बची रहें। ये रेगुलर अपना एक्सरसाइज़, योगा, इनको भागने, दौड़ने, एक्सरसाइज़ कहती हैं, इनका फ़ेवरेट चीज़ यही है। पूरी ज़िंदगी जीती हैं, आपसे और मुझसे अच्छी ज़िंदगी जीती हैं। हम तो डरे-डरे से जीते हैं, ये निडर होके जीती हैं, खुल के जीती हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे करीब 11,000 फीट की ऊँचाई पे जाके वैली ऑफ फ्लावर्स देख के आना है। इनकी उम्र कम मत समझिएगा, इनकी उम्र करीब 65 साल है। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड, बच्चों सबको छोड़ दिया क्योंकि अगर मैं उनके साथ जाती, ये डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग थी, मैं थक जाती तो वो कहते कि अच्छा, अच्छा चलो घर चलते हैं, तुम रहने दो। अकेली गई, बिल्कुल अनजान लोगों के साथ, ताकि वो वैली ऑफ फ्लावर्स देख सकें। तो हमें एक मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी कि अगर सपोज़ फैमिली में, आस-पड़ोस में, फ्रेंड्स में कहीं किसी को कैंसर है, तो उनको भी हमें बहुत दया की नज़र से नहीं देखना है, सिम्पैथी की नज़र से नहीं देखना है। उनका मोरल, उनकी हमें स्पिरिट्स को हाई करना है ताकि वो इलाज कर सकें, क्योंकि कैंसर का आज इलाज है। कैंसर अब एक टैबू भी नहीं है। यहाँ पे एक और ऐसी मुझे चीज़ याद आ रही है। हमारे एक रिश्ते में नानी होती थी जिनको कभी ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो जब वो मिलने आई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम किसी को बताना मत, हमारी 2 लड़कियाँ शादी के लायक हैं, उनकी शादी में दिक्कत आ जाएगी। वो समय बदल गया है। अगर किसी को कैंसर होता है तो वो उसकी उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। वी ऑल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट ईच अदर। These group of women are also women who had breast cancer at some point of time. They support each other, they create awareness about cancer ताकि लोग जागरूक रहें। और मैं ये कहूँगी कि ये मॉडर्न सोसाइटी का एक अच्छा फेस है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगी कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जो कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है तंबाकू का किसी भी तरह का यूज़, चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो, चाहे पान पराग, मसाला एक्सेट्रा की फॉर्म में हो। ओबेसिटी एक सेकंड रिस्क फैक्टर है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। जो लोग हर वक़्त बैठे रहते हैं या डाइट अच्छी नहीं है या बहुत अल्कोहल का कंज़म्पशन करते हैं, उन सबको भी कैंसर का रिस्क हाई रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें एक अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट क्या होती है? अच्छी डाइट पैकेज्ड और जंक फूड नहीं होता। जो घर पे बना हुआ खाना होता है ना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, उसमें होल फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड 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 का कंज़म्पशन करें जो कि प्लांट से आता है, और अपनी डाइट का अमाउंट और पोर्शन पे भी नज़र रखें। सो आज जब मैं आप सबको ये जानकारी दे रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आज के हमारे इस ग्रुप में जो लेडीज़ हैं, वो अपनी पूरी फैमिली का अच्छी कुकिंग, अच्छा खाना बना के ध्यान रख सकती हैं। सेकंड चीज़ है, आई थिंक उसके बारे में आज काफ़ी अवेयरनेस वैसे ही बढ़ गई है कि हम सबको एक्टिव रहना है, चलते-फिरते रहना है, भागा-दौड़ी करना है, एक्सरसाइज़ करना है, बैठना नहीं है। जो नई स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि सिटिंग, अगर मैं दिन भर बैठी रहती हूँ तो मेरे शरीर के लिए वो उतना ही खराब है जितना स्मोकिंग खराब है। तो फिज़िकली एक्टिव रहना है, अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है, अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों से बचना है, तंबाकू को किसी भी फॉर्म में नहीं यूज़ करना है। ये समझें कि हम लोग अक्सर सोचते हैं, वो जो हम लोग जाते हैं ना पीवीआर में पिक्चर देखने के लिए, मूवी के पहले ऐड आता है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो गया। लंग कैंसर इज़ जस्ट वन कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग। बाकी बहुत सारे और कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो फूड पाइप का कैंसर हो, चाहे वो हमारे गले का कैंसर हो, चाहे माउथ का कैंसर हो, लिवर, स्टमक, किडनी, पैंक्रियास। तो स्मोकिंग जो है, इट इज़ अ वेरी हज़ार्डस थिंग। टोबैको और स्मोकिंग से बचें। इनमें से कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं कि हमें ये जागरूक रहना है कि कैंसर के बारे में कुछ अंधविश्वास या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी है कि भाई कैंसर हो गया किसी को तो वो तो बचेगा ही नहीं। प्लीज़, we see a lot of people getting absolutely all right,
कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो इस डर को अपने मन से निकाल दें। हमारा एम होना चाहिए, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, शुरू से पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में अल्टीमेटली अच्छे ही नंबर आएंगे। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम को से बचेंगे, बहुत अच्छा है। अगर आए तो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे आए और हम उसका लग के इलाज करवाएं ताकि हम ठीक हों। दूसरा एक ये लगता है कि कैंसर कंटेजियस तो नहीं है, कि उसके घर में शादी नहीं करना क्योंकि उसकी मदर को कैंसर है। कैंसर जो है ऐसी छुआछूत की बीमारी या इन्फेक्शन की तरह या कोविड की तरह फैलने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी पेरेंट को कैंसर हुआ तो उनके बच्चों को कैंसर होगा ही होगा। सिर्फ 5 से 10% कैंसर हैं जो जीन से रिलेटेड हैं। कुछ लोग समझते हैं कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या वाइट चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी एक गलत फहमी ही है। कुछ लोग ट्रीटमेंट से इतना घबराते हैं, सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है इलाज से भी बीमारी से भी ज़्यादा खराब है। वो समय बदल गया। आज की टेक्नोलॉजी में कैंसर के ट्रीटमेंट के में मरीजों को बहुत राहत मिली है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ लेडीज में होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो है जेंट्स में भी हो सकता है। कुछ लेडीज ऐसा सोचती हैं कि अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो ही गया। ब्रेस्ट की 70 to 80% गांठें कैंसर नहीं होती हैं। डॉक्टर के पास जाएं, डरे नहीं, चेकअप कराएं और समझें कि ये कैंसर है या नहीं है। हम अपनी गाड़ी का रेगुलर वो कराते हैं ना, सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही हम अपना खुद का भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपनी हेल्थ का। स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। ब्रेस्ट का कैंसर से बचने के लिए उसमें जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैमोग्राम, जिसमें ब्रेस्ट के एक्सरेज लिए जाते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर को पकड़ने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं पैप स्मीयर। छाती का एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, पीएसए टेस्टिंग, डॉक्टर को दिखाना, ये सब इन चीज़ों में शामिल हैं। इसको हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल के रेगुलरली करें। मैं आप सबको जब ये सलाह दे रही हूँ तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, बीइंग डॉक्टर आई डू माई रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ऑन एन एनुअल बेसिस। मैं अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराती हूँ और आप सबसे भी कहूँगी कि आप जरूर करवाएं। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके बारे में मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो थोड़ा सा कैंसर की निगाह से उन सिम्टम्स को देखने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल चेंज इन बॉवल और ब्लैडर हैबिट्स, कि बार बार दस्त हो रहे हैं या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। देखिए डायरिया एक ऐसी चीज़ है कि जो कि अक्सर लोगों को हो जाती है खाने पीने के कारण। तो हर डायरिया और हर कॉन्स्टिपेशन पे आपको कैंसर नहीं सोचना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है और 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, then it is time to go to your doctor and ask a serious question that could this be related to cancer। या कोई ऐसा घाव है, चोट हम सबको लगती है लेकिन वो ठीक हो जाती हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो भी ठीक हो जाती हैं, पर कोई ऐसा घाव है जो हील नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है, या जैसे कुछ लेडीज जिनका मीनोपॉज हो गया है उसके बाद उनको कोई ब्लीडिंग हो रही है, या मीनोपॉज नहीं हुआ उसके पहले ही कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो रही है, या कहीं कोई गांठ है, खाना खाने में दिक्कत है, आवाज में बदलाव है, खांसी है। हर खांसी पे हमें कैंसर नहीं सोचना है, पर अगर वही खांसी को हमें 2 3 4 हफ्ते हो गए, इट इज नॉट गेटिंग बेटर डिस्पाइट ट्रीटमेंट, देन वी हैव टू थिंक ऑफ दिस। अनदर थिंग दैट वी टेल एवरीवन इज कि अगर सर सपोज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, कि मैंने तो कोई कोशिश नहीं की डाइट में चेंज करके या एक्सरसाइज रेजीम में चेंज करके कि वेट लॉस करने की, पर फिर भी अगर मेरा वेट लॉस हो रहा है, देन आई मस्ट थिंक ऑफ कैंसर एज अ कॉज ऑल्सो। ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई गांठ फील हो रही है या कोई छाला हो रहा है या स्किन में ब्रेस्ट की कोई चेंजेस आ रहे हैं या शेप चेंज हो रही है, देन इट इज टाइम टू मीट डॉक्टर्स। ये एक बार डायग्राम है जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई एज नहीं होती। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की उम्र के बाद होते हैं, पर फिर कुछ मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर जल्दी उम्र में भी हो सकते हैं। तो एज इज नॉट अ क्राइटेरिया। अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण हैं उन कारणों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वो कारण हैं जिनके लिए हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, फॉर जो रिस्क फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग विमेन, अगर मैं एक औरत हूँ तो मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। या बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, या वो लेडीज जिनको पीरियड्स जल्दी शुरू हो गए, मीनोपॉज लेट हुआ, उन सब में भी कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। या जिनकी कुछ ब्रेस्ट बहुत डेंस है या फैमिली हिस्ट्री है। इनमें से हम कुछ भी बदल नहीं सकते, वो तो हमारी डेस्टिनी से हम लिखवा के आए हैं।
बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान दें अगर, तो हम अपनी लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर को कम कर सकते हैं। उनमें एक है कि हम थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहें, बैठे ना रहें, अल्कोहल से बचें। कुछ लोग काफ़ी हार्मोन की टैबलेट्स लेते हैं, उनको कम से कम लें या बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समय पे शादियाँ होनी चाहिए। समय पे शादियाँ होके समय पे बच्चे होने चाहिए। वो समय क्या है ना, उसको डिफाइन करना आजकल की जनरेशन के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, बट एज फार एज पॉसिबल women should get married and have children by the age of 30 years। और हमारी डाइट अच्छी हो जिसमें कि जंक फूड कम से कम हो। तो मैंने बात की आपसे कि हमें कैंसर से बचना है पहले, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको बिल्कुल शुरुआत में पकड़ना है, स्टेज 0 टू स्टेज 1 में पकड़ना है। तो ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो हम सब लेडीज़ को सिखाते हैं कि अपनी ब्रेस्ट को, अपने आप को खुद एग्जामिन कैसे करना है, एक डॉक्टर को मिलकर एग्जामिन करवाना है। और तीसरा तरीका है कि कभी कभी आपके डॉक्टर्स बताएंगे कि आपको एक ब्रेस्ट का एक्सरे करवाना है, जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं। जो मैमोग्राम है जनरली हम कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हर साल करना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के अपने आप को एग्जामिन करवाने के लिए हम कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद हर साल अपने आप को डॉक्टर से टेस्ट करवाएं। 20 से 40 साल की उम्र में 3 साल में एक बार कराना भी काफ़ी है। और स्वयं को खुद एग्जामिन करें, जिसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि महीने में एक बार किया जाना चाहिए। जनरली वो लेडीज़ जिनको अभी पीरियड्स आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपने जो अपना एग्जामिनेशन करें वो पीरियड्स खत्म होने के 5 से 6 दिन के बाद करें। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ कभी भी कर सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी जो हमारे पेट के कैंसर्स होते हैं, जिनको एब्डोमिनल कैंसर्स कहते हैं। इनके जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी से खाना निकला नहीं जा रहा, फंस रहा है खाना, पहले मैं रोटी खाती थी, अब मैं खिचड़ी पे आ गई, अब मैं जूस पे आ गई, नॉट अ गुड साइन। अगर आपको खाना निकलने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि कहीं खाने की नली में दिक्कत हो, या बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टी में ब्लड आ रहा है, या लगातार पेट में दर्द बना हुआ है, या पेट में किसी तरह की कोई गांठ है, या बार बार आपको लूज स्टूल्स, कभी लूज स्टूल्स हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या मल के द्वार में लैट्रिन के रास्ते से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये अच्छे साइंस नहीं है। आप अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो डॉक्टर से मिलें। फेफड़े का कैंसर जो है इंडिया में काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, और अक्सर ये स्मोकर्स में देखा गया है, लेकिन ये नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है। ये एक्सरे है जिसमें दिखाया गया कि ये दोनों फेफड़े हैं हमारे, और ये जो है गांठ है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं, एंड आई होप दैट इफ दे आर स्मोकर्स दे करेक्ट देयर हैबिट्स। अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। लेडीज़ में एक तरह का और कैंसर होता है, उसको हम कैंसर को कहते हैं कि वो बच्चेदानी का कैंसर होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको स्पेशल जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि इस कैंसर के प्रिवेंशन के लिए टीका आ गया है। टीका लगवा के हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं इस कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर से बचने के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि इससे बचने का एक टीका या वैक्सीन आ गई है, वो वैक्सीन लगाई जाए। दूसरा, इससे बचने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम पैप टेस्ट करते हैं, PAP। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, घर के पास, और उनसे हर 3 साल में एक बार ये टेस्ट कराएं, और HPV टेस्टिंग। सर्वाइकल कैंसर जो है वायरस से होता है। वो वायरस जो है अक्सर मैरिज के बाद जब लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तब ये ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसीज लिमिटेड होनी चाहिए, पैप टेस्ट करना चाहिए, और HPV का टीका लगवाना चाहिए। जो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन का टीका है, ये हम अपनी बेटियों को ज़रूर लगवाएं। मेरी अपनी एक बेटी है, मैंने उसको लगवाया है ये टीका, तीनों टीके लगवाए हैं। इसके 2 नाम से वैक्सीन आती हैं। आप किसी भी घर के आसपास गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगी तो वो भी आपको बता देंगे। मैक्स शालीमार बाग में आ जाइए, हम बता देंगे आपको, लगवा देंगे वो टीका। तो ये जो वैक्सीन है, ये 3 टीके लगते हैं, आज से 2 महीने बाद और 6 महीने बाद। आप इसको 9 साल की उम्र के बाद कभी भी लगवा सकते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं अभी तक वैक्सीन के, वैक्सीन एक नई चीज़ है, इसके 20 साल के रिजल्ट्स हैं कि 20 साल तक ये प्रोटेक्शन देती है, इससे ज़्यादा फॉलोअप नहीं है। तो जनरली इंडिया में हम 15 से 20 साल की उम्र में इस टीके को लगवाने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। हमारे बच्चे जब छोटे थे तब हमने उनको टाइफाइड, मीजल्स, मम्स, इनके टीके लगवाए, जो फिर भी रिलेटिवली साधारण बीमारियां थी, और यहाँ एक टीका आ गया है जो कि कैंसर को बचाता है।
अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसे कि अगर किसी की शादी हो गई है, तो 25 साल से 45 साल की उम्र में हम ये टीका लगवा सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर शादी हो गई है तो वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ असर उसका रहता है। तो हम इस जो 26 टू 45 की एज है, इसमें डिस्करेज नहीं करते हैं, आपको मना नहीं करते हैं, बट हम आपको ये नहीं बता सकते कि वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव होगी, नुकसान डेफ़िनिटली नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई यंग लड़की है, अभी शादी हुई है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है और उन्होंने वो टीका शादी के पहले नहीं लगवाया था और वो अभी भी लगवाना चाहें तो लगवा सकती हैं, डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जिस टाइम में 6 मंथ्स में वो टीका लग रहा है तो उस टाइम पे उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करना है। लास्ट एक कैंसर के बारे में जिसका बढ़ता हुआ इंसिडेंस है वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट जो है एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि सभी जेंट्स में होता है, नीचे ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो हम सबको इसके बारे में जागरूक रहना जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर कोई भी जेंट्स को हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि वो किसी भी लेडी को हो सकता है। बीइंग मेन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था, बड़े भाई को प्रोस्टेट कैंसर था, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बीच में कुछ कॉमन जीन्स होते हैं, तो इसलिए अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, जैसे कि मदर को, बहन को, नानी को, तो भी, या किसी को दोनों तरफ का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो भी आपके केस में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके बारे में आप अवेयर रहें, ये जरूरी है। जो प्रोस्टेट है वो एक नॉर्मल ग्लैंड है और फिजियोलॉजिकली भी ये जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर जनरली और भी हायर एज ग्रुप में देखा जाता है, 60 से 80 साल की उम्र की एज में। कभी कभी 50 से 60 साल की उम्र के मरीज भी हमारे पास आते हैं। बहुत कम 50 साल से कम उम्र के पेशेंट भी हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर के लिए आते हैं। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। शुरुआती लक्षण जो है प्रोस्टेट कैंसर में, उसमें पेशेंट को अक्सर यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं कि उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, या यूरिन के लिए जाना है तो वो रोक नहीं सकते, फौरन जाना है, या यूरिन की जो स्ट्रीम है वो पतली हो रही है, पैरों पे गिर रही है, या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा यूरिन पास करके कि क्लियर नहीं हो रहा यूरिन पूरी तरह से। जब प्रोस्टेट कैंसर एडवांस होता है तब पेशेंट कई बार यूरिन पास ही नहीं कर पाते, या यूरिन में ब्लड आने लगता है, या बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन या कमर में दर्द होने लगता है। अगर देखा जाए तो ये सारे सिम्टम्स हमारे जो घर में हमारे फादर वगैरह हैं उन सबको कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक बड़ी उम्र के साथ जैसे जैसे प्रोस्टेट का जो साइज है वो एज के साथ बढ़ता है तो ये सिम्टम्स होते हैं। हर सिम्टम कैंसर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं और जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, अपने टेस्ट करवाएं और समझें कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कुछ पेशेंट्स ने मेरे पास भेजे थे, तो मैं उनका भी जवाब दूंगी। तो उन्होंने, जैसे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है जो भी हमने डिस्कस किया कि ये सिम्टम तो 80% लोगों में होते हैं, तो क्या हमें कैंसर है? तो मैं यही कहूँगी कि ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है। यूरोलॉजिस्ट से मिलें, साल में एक बार उनको दिखाएं, वो आपकी बॉडी का चेकअप करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये साधारण सिम्टम्स हैं या कैंसर के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि पीएसए क्या होता है और पीएसए क्या प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही टेस्ट किया जाता है? पीएसए की फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये जो है एक ब्लड टेस्ट है, साधारण खून की जांच है, जैसे हम ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट कराते हैं। इट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोस्टेट, नॉट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, या नॉर्मली प्रोस्टेट बढ़ रहा है, या कैंसर है, तीनों स्थिति में पीएसए इंक्रीज हो सकता है। तो अगर किसी का पीएसए हाई आ रहा है तो घबराएं नहीं, पर डॉक्टर को मिलें और समझें। पीएसए की जो नॉर्मल रेंज है वो भी एज के साथ साथ चेंज होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल 50 साल की उम्र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएसए का मैक्सिमम लेवल 2.5 से कम होना चाहिए, वहीं 70 साल की उम्र में हम 6.5 तक भी पीएसए को नॉर्मल मानते हैं। तो अगर किसी का पीएसए हाई है तो पैनिक नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं। एक सवाल मेरे पास और किसी ने पूछा था, उनका पीएसए 8 या 10 के आसपास था, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मेरा पीएसए अगर 6.5 को क्रॉस करके 8 या 10 हो गया तो डज इट मीन दैट आई हैव कैंसर? 8 से 10 पीएसए भी कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता है। बट टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, प्लीज सी अ यूरोलॉजिस्ट, जो आपको एग्जामिन करेंगे और जरूरत पड़ने पे कुछ और टेस्ट करा के आपको एक स्पष्ट जवाब देंगे
कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमें पीएसए टेस्टिंग अगर ओवर द काउंटर टेस्ट है, हम जाके अपने लैब में टेस्ट कराते हैं, उसके साथ करा लें, तो कब शुरू करें और कितना फ्रीक्वेंटली इसको करें? तो जनरली जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 50 साल की उम्र के बाद हर साल हमें पीएसए टेस्ट करना चाहिए, बट उसको इंटरप्रेट करना इतना सिंपल नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि टेस्ट करें, लेकिन डॉक्टर को भी दिखाएं। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीएसए का टेस्टिंग 40 साल की उम्र से ही शुरुआत करते हैं उसकी। डरना है क्या इस कैंसर से? ये ठीक होता भी है या हम टेस्ट करा के ऐसे ही और परेशान हो रहे हैं? प्रोस्टेट कैंसर जनरली बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है और ये क्योरेबल कैंसर्स में आता है, क्योंकि ये बहुत स्लो बढ़ता है। तो डरे नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आजकल ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज होते हैं उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ऑपरेशन और रेयरली कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आजकल जो हम प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए टेक्निक यूज़ करते हैं रेडिएशन की, उसको हम बोलते हैं आईजीआरटी या इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, जिसमें एग्जैक्टली प्रोस्टेट के ऊपर रेडिएशन को हम फोकस करते हैं ताकि मरीज को कम से कम बाकी कष्ट हो। तो इसी के साथ जो भी अभी तक हमने बातें की, उसको मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो अपनी हेल्थ के लिए आपको खुद जागरूक रहना है और उसका ध्यान रखना है बिना डरे, क्योंकि आज प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आ गए हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स में उनको डालें। कुछ सवाल ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ गए हैं, तो अब मैं उनका जवाब देना शुरू करूंगी। मिस्टर राजकुमार अरोड़ा ने हम सबको धन्यवाद किया है कि हमने ये टॉपिक ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। गैलेक्सी J6 से किसी ने एक सवाल पूछा है कि अगर सपोज किसी को प्रोस्टेट कैंसर है और प्रोस्टेट का रिमूवल हो गया है, तो क्या उसके बाद क्या करना है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर में कुछ मरीज होंगे जिनको कि प्रोस्टेट के रिमूवल की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर मरीज ऐसे होंगे जिनको प्रोस्टेट के रिमूवल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल नॉन इन्वेजिव वे में इनको रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ही हम ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन हो गया और प्रोस्टेट रिमूव हो गया, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, कि जब आपने प्रोस्टेट के रिमूवल का ऑपरेशन कराया तब आपके डॉक्टर को ऑलरेडी ये जानकारी थी, तो आपके डॉक्टर को ऑलरेडी ये जानकारी थी कि भाई प्रोस्टेट का कैंसर है, तो उसकी जो बायोप्सी रिपोर्ट आएगी और उसके 1 महीने बाद जो पीएसए टेस्ट होगा, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद का पीएसए की वैल्यू आनी चाहिए 0, एकदम खत्म हो जाना चाहिए पीएसए बॉडी से। तो उस वैल्यू के आधार पे वो 0.1 आती है, 0.2 आती है और बायोप्सी रिपोर्ट क्या आती है, उसके आधार पे आपका आगे का इलाज डिसाइड होता है। एक और सवाल जो मिस्टर राजकुमार अरोड़ा ने पूछा है वो ये कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और स्टूल में ब्लड आ रहा है या यूरिन या थ्रोट में ब्लड आ रहा है या कुछ अनईजी फील कर रहे हैं या आवाज में कुछ बदलाव आ रहा है, देखिए ये सभी लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। ये यूरिन में ब्लड आना, अगर आपके पास कोई स्टोन है किडनी में, उसके कारण भी आ सकता है, तो ये चेक करके पता चलेगा। प्रोस्टेट कैंसर के कारण भी आ सकता है, चेकअप करवाना पड़ेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन एक बढ़ती हुई उम्र में देखी जाने वाली तकलीफ है, तो हर कॉन्स्टिपेशन और हर बार जब स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वो कैंसर से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी जागरूक रह के जब अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, तो उनसे क्लियर सवाल पूछने की जरूरत है। किसी ने एक सवाल पूछा कि अगर प्रोस्टेट रिमूव हो गया तो क्या जिंदगी कम हो जाती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती। किसी ने एक सवाल पूछा है कि कैन हाफ ब्रेस्ट बी रिमूव्ड? ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में जो बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव ये है कि पहले अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता था तो पूरी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ती थी। आजकल वो समय बदल गया है। आजकल के समय में हमें अक्सर पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जो गांठ होती है, गांठ के आसपास मार्जिन लेके उसको रिमूव कर सकते हैं, और जनरली ये ऑपरेशन अब बहुत साधारण हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन एक सुपरफिशियल सर्जरी की कैटेगरी में आता है, जिसमें हमें बॉडी की कैविटी के अंदर नहीं जाना पड़ता, तो ये ऑपरेशन उतना जटिल या उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता और इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। श्याम मित्तल जी ने हमारा धन्यवाद किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर कि आपने हमें ज्वाइन किया।
विजय मित्तल जी पूछ रहे हैं कि ब्रेस्ट आधी रिमूव हो सकती है या नहीं। यार देखिए सर, ये ना बड़े टेक्निकल सवाल हैं। इन सवालों का ना कोई बहुत इस तरह के फोरम में जवाब दिया नहीं जा सकता और ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। इसके लिए आमने सामने बैठ के बात करनी है, जहाँ मरीज होगा, उसकी सारी रिपोर्ट्स होंगी, मरीज को एग्जामिन किया जाए, रिपोर्ट्स चेक की जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए कि हाफ रिमूवल चाहिए या फुल रिमूवल चाहिए। एक और सवाल जो किसी ने पूछा है वो ये कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनका नाम होता है ER-PR HER2/neu, कोर बायोप्सी पे किए जाते हैं। तो उनका ये सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर में की बायोप्सी में इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम बायोप्सी करते हैं तो पहले हम सिर्फ ये बताते थे कि मरीज को कैंसर है या नहीं है। आज हम जो बताते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि कैंसर है या नहीं और कैंसर किस टाइप का है। ER-PR और HER2/neu कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे थेरेपी के डिसीजंस, जो आगे इलाज होना है उसके डिसीजंस लिए जाते हैं। क्या डिसीजंस लिए जाते हैं कि ऑपरेशन के पहले कुछ दवाई देने की ज़रूरत है या डायरेक्ट ऑपरेशन करें, ऑपरेशन के बाद कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये सब उनके उनके इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हॉस्पिटल में आके मिलिए। हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है जो कैंसर का विभाग है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू काम करते हैं। ट्यूमर बोर्ड में हम करीब 20 डॉक्टर्स होते हैं जो इकट्ठे बैठ के हर मरीज के केस को डिस्कस करके डिसीजंस लेते हैं कि क्या इलाज आगे होना चाहिए, ताकि हम एक फेयर डिसीजन ले सकें। उस डिसीजन मेकिंग में हम आपको भी भागीदार बनाते हैं, मरीज और उनकी फैमिली भी हमारे साथ उसमें भागीदार होते हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कि ब्रेस्ट को पूरा रिमूवल करना है नहीं करना है। मेरे पास एक यंग पेशेंट आई थी मेरठ से। शी हैड अ वेरी स्मॉल चाइल्ड। शी केम टू अस इन 2009, 2009 में आई। तो उनका जो है ब्रेस्ट को बचा के ऑपरेशन किया गया, और बाद में उन्होंने मुझे उस वक्त तो वो बहुत घबराई हुई थी। इलाज खत्म होने के 2-3 साल बाद जब वो कभी फॉलो अप पे आई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये सही डिसीजन लिया, अगर मैं पूरा रिमूव करवाती तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तो इसीलिए आज के समय में डॉक्टर्स, पेशेंट्स, फैमिली सब एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर किसी को घर में प्रॉब्लम है या कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है तो मेरा सजेशन है कि हॉस्पिटल में आके मिलके इन सब बातों को डिस्कस किया जाए। हाँ, तो कल किसी ने एक सवाल पूछा, एनी रोल ऑफ कोरोना वायरस इन क्रॉपिंग अप कैंसर इन एनी फॉर्म। राजकुमार अरोड़ा जी के सवाल का जवाब ये है कि कोरोना वायरस का कैंसर से थैंकफुली रिलेशन नहीं है, वरना सोचिए क्या होगा इस दुनिया में। लेकिन हुआ क्या है कि कोरोना के चक्कर में बहुत सारे कैंसर मरीज अपने घर में बैठ गए हैं कोविड के डर से, और उनका इलाज डिले हो गया है, जिसके कारण कैंसर आजकल जो मरीज ओपीडी में आ रहे हैं वो बहुत एडवांस स्टेजेस में आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि मैंने 30 साल पहले स्मोकिंग बंद किया था, क्या अभी भी कैंसर हो सकता है। सर देखिए, जो स्मोकिंग है ना वो एक तरह का पॉइजन है, तो आपने लिया तो है ही, और वो बॉडी में कुछ इम्पैक्ट तो छोड़ के गया है। जैसे सपोज किसी ने 10 साल पहले स्मोकिंग छोड़ी वर्सेस किसी ने 30 साल पहले छोड़ी, तो जिसने 30 साल पहले छोड़ी उसकी बॉडी को कम डैमेज, उसका चांसेस कम है। जिसने 10 साल पहले छोड़ी उसको ज़्यादा है, पर फिर भी एक स्मॉल चांस रहता है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि कैंसर सेल की ग्रोथ जो है उसका पेस बायोप्सी करने के बाद चेंज हो जाता है क्या। कैंसर की ग्रोथ का कोई बायोप्सी से मतलब ही नहीं। वो जो जैसे वो बढ़ रहे थे वो वैसे ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बायोप्सी करने के बाद वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने सवाल पूछा है कि मैं पीसीओडी है मुझे और मैं उसके लिए 22 साल की हूँ और मैं हार्मोनल टैबलेट्स ले रही हूँ और मुझे सिरोसिस हो जाता है। तो देखिए, हार्मोनल टैबलेट्स जो हैं वो ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको वो हार्मोन की टैबलेट्स लेनी तो पड़ेंगी, पर मैं फिर भी ये कहूँगी कि एक बार डॉक्टर से मिलकर अपना केस डिस्कस करें, तभी आपकी प्रॉब्लम का सही सवाल दिया जा सकेगा। एक सवाल ये आया है कि इस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कैन कॉज कैंसर। देखिए, कॉन्स्टिपेशन से कैंसर नहीं होता,
लेकिन कैंसर के जो लक्षण हैं उनमें एक सिम्टम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन जो है बाकी भी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण हर्नियाज वगैरह होने लगते हैं, ब्लैडर्स में डाइवर्टिकुला बनने लगते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की तकलीफ है तो हॉस्पिटल में आके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि आप ठीक हो। कुछ लोगों ने लिखा है कि थैंक यू, मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन से हमें रिलैक्स फील करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन डराने के लिए नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन आपके जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए होती है। किसी ने सवाल पूछा है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें कि हम कैंसर को अवॉइड कर सकें। कैंसर को अवॉइड करने के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहें और रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराएं। मिस्टर गर्ग ने लिखा है कि देखिए, मिस्टर गर्ग जो मिस चैनल गोपाल गर्ग हैं, उनका हमने इलाज किया था। उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा भी है कि इनको पहला कैंसर 99 में हुआ था, जो कि बड़ी आंत का कैंसर था, और उसके बाद इनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर आई थिंक 2013 के आसपास हुआ था इनका प्रोस्टेट कैंसर। अब इनको इलाज खत्म होके भी इनको 6-7 साल हो गए हैं। इन्होंने ये लिखा है कि इज देयर एनी रिस्क ऑफ कैंसर इन किडनी? नहीं, किडनी में कैंसर का कोई ऐसा रिस्क नहीं है। उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, बट वो उनका हाई क्रिएटिनिन होने के कारण शायद वो उसका इलाज नहीं ले पा रहे हैं। मिस्टर गर्ग, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कैंसर से तो आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चों की लगातार मेहनत और इलाज के कारण आप बिल्कुल ठीक हो गए। मेरा सजेशन है कि ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको एक शायद किडनी स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। एक सवाल किसी ने पूछा है कि उनके बच्चे को अभी बी सेल लिम्फोमा डायग्नोज हुआ है, तो वो पूछ रही हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये रिलैप्स नहीं हो। मैम, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो करनी है। जैसा आपका डॉक्टर सजेस्ट करें, पूरा इलाज लेना, इलाज को अधूरा नहीं छोड़ना। इलाज में कभी छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट्स प्रॉब्लम हो तो भी इलाज को जहाँ तक हो सके डिले नहीं करना। दूसरा, पॉजिटिव रहना है। अभी हमने बीच में एक शिवानी जी का सेशन ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम कोई अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए हम दवाई भी लेते हैं तो उसका हम शुक्रिया करें कि शुक्रिया दवाई तो मेरे शरीर में जाके मुझे ठीक कर रही है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इलाज करवाएं, कंप्लीट इलाज करवाएं, टाइम पे इलाज करवाएं। और दूसरी बात, उसके बाद जैसे आपके डॉक्टर्स रेकमेंड करें, रेगुलर फॉलो अप पे रहें। किसी ने एक सवाल पूछा है कि मेरे को 1989 में हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ था। देखिए, हमारे बीच में एक और कैंसर फाइटर और सर्वाइवर हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है? तो देखिए, जितना प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क इस दुनिया में किसी को भी है, उतना ही रिस्क आपको है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत हायर रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का। तो जैसे सब लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि साल में एक बार पीएसए कराना है, यूरोलॉजिस्ट को मिलना है, वही रिकमेंडेशन आपके लिए भी है। एक सवाल किसी ने पूछा है कि हम क्या ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि प्रोस्टेट का जो बढ़ना है वो रुक जाए। उसमें दो ही चीज़ें हैं जो कर सकते हैं आप। फिजिकली एक्टिव रहें, वेट को अपने मेंटेन रखें। तीसरा, कुछ स्टडीज ने ये शो किया है कि टमाटर में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोस्टेट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो हरी सब्जियां, लाल सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खूब खाएं। आई थिंक इसके साथ ही अब ये सवाल लगभग ख़त्म हो गए हैं, और मैं भी आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चाहे हम लोगों ने सबने एक दूसरे से देखा नहीं, एक दूसरे को हम लोग आपस में बहुत रूबरू होके बात नहीं कर पाए, पर फिर भी मुझे आप सब लोगों के साथ मिल के जुड़ के बात करके बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैंने इसमें अपना नंबर भी शेयर किया, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आके डिस्कस कर सकते हैं हॉस्पिटल में। माय फ़ोन नंबर इज़, yeah, my phone number is already written in the chat box also. It is 98180 45469। एक बार हम लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, मुझे लगता है, ताकि हम सब एक दूसरे को एटलीस्ट बाय तो कर लें ढंग से। हाय नहीं हुआ तो बाय ही बेटर हो जाए थोड़ा सा। कोविड ने ना हम सबको एक नई दिशा दे दी है। कंप्यूटर के जरिए
कैसे जुड़ना है। मतलब पहले सोचते थे कि छोटे बच्चों को ही आया है जिनको स्कूल की क्लासेस वगैरह करनी पड़ती है, सबको आ गया है। मैं देख रही हूँ इसमें सब एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो अपने बच्चों की मदद से, फैमिली की मदद से कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी दिस चेंज। चलिए सर, आप सबका नमस्कार, शुक्रिया, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ हम अपनी ये मीटिंग यहाँ समाप्त करते हैं।